यस, गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम सबसे पहले चैप्टर के मेन कॉन्सेप्ट्स में मतलब मेन फॉर्मूलाज पहले रिवाइज करेंगे। एक सबसे पहले आप लोग एक शीट बनाना जिसमें सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखे हैं इस चैप्टर के। ठीक है, पहले हम वो फॉर्मूलाज सबके सब लिख लेते हैं, पूरा चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको PYQs कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखूंगी यहाँ बोर्ड पे, तो आप पहले वीडियो को पॉज करना, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई करना, उसके बाद आप यहाँ देखना। ठीक है, तो उसके बाद हम PYQs करेंगे। पहले चैप्टर को रिकॉल करते हैं, फिर PYQs पे आएंगे। तो ध्यान से यही करना है, ऐसा नहीं करना है कि चीटिंग करनी है या क्वेश्चन पार्ट को करना ही नहीं है। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और कोई क्वेश्चन करा रही हूँ तो वो इम्पोर्टेंट ही है, मतलब हम PYQs कर लेंगे। जनरली मैं वही क्वेश्चंस करा दूंगी जो आपके डाउट्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो PYQs में मैं क्वेश्चन लिखती जाऊंगी बोर्ड पे, आप वीडियो को पॉज करना, ट्राई करना, नहीं समझ में आता है उसके बाद वीडियो को देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही करना है, चीटिंग नहीं करनी है किसी भी बच्चे ने, खुद से ही ट्राई करेंगे। इट डजंट मीन कि वीडियो चल रही है तो आप चीटिंग करके करोगे, आप वीडियो सुनोगे ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर को रिवाइज करते हैं। रिवाइज इन द सेंस कि चैप्टर हमारा खत्म हो गया, हम लोग फॉर्मूलाज को रिकॉल करते हैं। ठीक है, पूरी एक जगह पहले फॉर्मूला लिखते हैं, देन वी कैन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट। ओके ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने, आपको मैं कई कई चीजें बताती रहती हूँ। सबसे पहले हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज लिखी थी। तो आप अपनी एक शीट बनाओ, उसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है, एक्सटेंसिव क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है इंडिपेंडेंट। आपको क्या बोला था, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट एंड मैटर, यानी कि जो साइज और मास पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होते हैं, उसे बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, यानी कि साइज पे, वॉल्यूम पे डिपेंड करेगी, वो होगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपको मैंने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का एक डिफरेंस करके लिखवा रखा है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो आप उसको रिकॉल करेंगे। उसके बाद हमने कहा था स्टेट फंक्शंस होते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन वो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। तो ठीक है, तो हीट और वर्क कैसे होते हैं, पाथ फंक्शंस, लेकिन बाकी सारे क्या होते हैं, स्टेट फंक्शंस। हीट और वर्क पाथ फंक्शंस, बाकी सारे स्टेट फंक्शन। तो आपको मैंने वहां पर एक चीज बोली थी, जैसे ध्यान से सुनेंगे, Q एंड W क्या हो गया, हीट और वर्क क्या है आपके, पाथ फंक्शन है। क्या है आपके, ये पाथ फंक्शन है, लेकिन बाकी सारे क्या है, स्टेट फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बोलता है, डेल्टा यू किसके बराबर है, Q प्लस W के। डेल्टा यू किसके बराबर है, Q प्लस W। डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। Q क्या है, हीट। W क्या है, वर्क डन। ठीक है, चैप्टर रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। क्लियर है? Q का मतलब क्या है, हीट अब्सॉर्ब, हीट अब्सॉर्ब होगी तो Q की वैल्यू पॉजिटिव जाएगी, हीट रिलीज होगी तो Q की वैल्यू नेगेटिव जाएगी। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होगा तो W पॉजिटिव जाएगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम होगा तो नेगेटिव जाएगा। समझ में आया क्या बोला है मैंने? आप मेरी वीडियो को सुनते सुनते साथ में अपनी रफ नोटबुक में ये सारी चीजों को नोट डाउन करेंगे, बाद में एक अच्छे से फ्लो पूरा चार्ट बनाएंगे जहाँ सारे फॉर्मूलाज लिखे होंगे। पहले भी मैंने आपको क्लास में यही बात बोली है। ठीक है, तो क्या बोला, वापस टॉपिक पर आते हैं। हीट और वर्क क्या है, पाथ फंक्शंस, बाकी सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। हीट और वर्क पाथ फंक्शन है, डेल्टा यू Q प्लस W अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो दो पाथ फंक्शन का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि तो दो पाथ फंक्शंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, आपका स्टेट फंक्शन होता है। तो पाथ फंक्शन का कॉम्बिनेशन है स्टेट फंक्शन, यानी कि डेल्टा यू क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू क्या है आपकी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विच इज अ स्टेट फंक्शन। ओके, विच इज द स्टेट फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर हो गया इतनी बात? अब क्या है, ये बात हमने बोल दी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने। क्यों, क्या होगा, क्यू की वैल्यू पॉजिटिव यानी हीट अब्सॉर्ब पॉजिटिव, क्यू नेगेटिव यानी हीट रिलीज नेगेटिव। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव। क्लियर है इतना?
अब क्या है, उसके बाद हमने किया था, फॉर्मूला डिराइव किया था, W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पीडीवी। W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पीडीवी। क्लियर है, W इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, माइनस पीडीवी हो गया। क्लियर। उसके बाद हमने क्या किया था, इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा यू है। ध्यान से सुनेंगे, इंटरनल एनर्जी के कुछ पॉइंट बता रही हूँ। इंटरनल एनर्जी की कभी भी आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते, यू कैन फाइंड आउट ओनली द चेंज। आप इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी कि चेंज कैलकुलेट कर सकते हो। तो डेल्टा यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, U2 माइनस U1, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज कैलकुलेट कर पाओगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, इतनी बात। और क्या था, उसके बाद हमने किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, जहां इसके बाद हमने कॉपी में लिखे थे कंक्लूजन्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कंक्लूजन्स में हमने क्या करा था, ठीक है, अब ये वाले पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में फिर से रिकॉल करेंगे। कंक्लूजन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपको मैंने पॉइंट लिखवाया होगा, सबसे पहला लिखवाया होगा ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, कंक्लूजन्स में देखना, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस की मैं बात करूंगी, ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, अब ध्यान से सुनेंगे, आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो डेल्टा यू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बताइए क्यों जीरो होगा, डेल्टा यू क्यों जीरो होगा, क्योंकि डेल्टा यू होता है एनसीवीडीटी। ठीक है, तो हमने अभी आगे, अब तो हम पढ़ चुके हैं ना, तो आप रिलेट कर सकते हो कि डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवीडीटी होता है, और डीटी एज अ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, तो डीटी कांस्टेंट, डीटी जीरो, तो डेल्टा यू क्या हो गया, जीरो। तो डेल्टा यू जीरो हुआ तो क्यू किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू, या फिर क्या हो गया, डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ क्यू के। ये मैंने आपको बातें बताई थी, बोलो इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें आपको बताइए। अब मैंने आपको यहाँ पे इनकी कंक्लूजन्स कैसे लिखवाए हैं, कॉपी में ध्यान से देखेंगे। हीट अब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इक्वल्स टू, नेगेटिव साइन है, मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम। हीट अब्सॉर्ब होगा तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो रहा है। हीट रिलीज हो रही है, क्योंकि वैल्यू नेगेटिव है, हीट इवॉल्व हो रही है, तो वर्क इज डन क्या हो रहा है, ऑन द सिस्टम हो रहा है। वर्क इज डन क्या हो रहा है, ऑन दी सिस्टम। क्लियर है, ये मैं वापस, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रही हूँ, आपने अपनी नोटबुक में ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है जी, इतनी बात हो गई। तो आप सेकंड पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस। ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आप खुद बताइए, W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी डेल्टा वी। इफ वॉल्यूम इज अ कांस्टेंट देन वर्क डन इज इक्वल्स टू जीरो। इफ वर्क डन इक्वल्स टू जीरो देन डेल्टा यू इसके बराबर हो गया क्यू के। आप छोटा सा नीचे लिख देना V, क्योंकि क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो डेल्टा यू किसके बराबर हो गया, क्यू वी, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो डेल्टा यू इक्वल्स टू आपके पास किसके बराबर आ गया, क्यूबी के बराबर आ गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, एडियाबेटिक का मतलब क्या होता है, आपके पास Q की वैल्यू जीरो होती है, तो डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, Q प्लस W। इफ Q इक्वल्स टू जीरो देन डेल्टा यू इक्वल्स टू W। क्लियर, डेल्टा यू किसके बराबर हुआ, W के बराबर हुआ, यानी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मैंने क्यों बोला है, क्योंकि W वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि W किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के बराबर, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हुआ, तो डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन वैल्यू विल बी नेगेटिव, तो क्या होगा, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम मींस W पॉजिटिव, W पॉजिटिव मींस डेल्टा यू इंक्रीजेज हो गया, मतलब डेल्टा यू इंक्रीज मतलब डेल्टा यू एनसीवीडीटी था तो टेम्परेचर बढ़ गया, इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, सॉरी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। क्लियर,
तो कंक्लूजन क्या हुआ, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज। क्लियर है? ठीक है। थर्ड नेक्स्ट था ड्यूरिंग आपने क्या करा, साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में जितनी भी स्टेट फंक्शंस की वैल्यू होती हैं वो जीरो हो जाते हैं। तो डेल्टा यू की वैल्यू जीरो होगी, अगर डेल्टा यू जीरो हो गया तो क्यू किसके बराबर हो गया, साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू जीरो हो जाती है। क्लियर हो गया इतनी बार? फिर से क्यू किसके बराबर हो गया आपके पास, माइनस ऑफ डब्ल्यू के, या डब्ल्यू किसके बराबर हो गया, माइनस ऑफ क्यू के। ये बात आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किया है। क्लियर है इतनी बार? अब क्या है, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबैरिक तो हमने किया ही नहीं, अब किस में आ जाते हैं, ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस पे आ जाते हैं। ठीक है, आगे आएंगे। फिफ्थ पॉइंट था हमारा, क्या था, ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होगा। क्लियर है? तो आपके पास डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, आपके पास डेल्टा यू इक्वल टू क्यू, डब्ल्यू की जगह माइनस क्या लिख दिया, पी डेल्टा वी लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? डेल्टा वी वी टू माइनस वी वन, क्यू यू क्या होगा, यू टू माइनस यू वन हो गया। इतनी बात समझ में आ गई है बेटा जी? तो आइसोबैरिक का मतलब आपको मैंने क्या बोला था, प्रेशर कांस्टेंट है। अब बच्चा ध्यान से, ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट है तो क्यूपी की वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी के बराबर होगी। ठीक है जी, तो क्यूपी इज इक्वल टू यू टू माइनस यू वन प्लस पी वी टू माइनस वी वन हो गया। ठीक है, आपके पास यहाँ से एंथैल्पी डिराइव करा रही हूँ, तो क्यूपी क्या हुआ, यू टू प्लस पी वी टू, प्रेशर कांस्टेंट है, माइनस यू वन प्लस पी वी वन। ठीक है इतनी बार? तो U प्लस पी वी को बोलते हैं H, H इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है। तो क्यूपी किसके बराबर हुआ, H2 माइनस में H1, तो क्यूपी किसके बराबर हुआ, डेल्टा H, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा H के बराबर होगा एंथैल्पी, यानी डेल्टा H, और डेल्टा U किसके बराबर, क्यूबी, डेल्टा H किसके बराबर हो गया, क्यूपी के। क्लियर है? तो यहाँ से मैंने आपको एंथैल्पी के बारे में बता दिया कि एंथैल्पी क्या होता है, H इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है। ठीक है बच्चा, मैं रिवाइज करा रही हूँ, ध्यान से सुनोगे। पूरा चैप्टर आज हम रिवाइज करके क्वेश्चन लगाएंगे। आगे 2 दिन में भी हमने यही करना है, ढंग से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि टेस्ट में क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए। तो एक बार पूरा रिवाइज इसलिए करा रही हूँ, जिसको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। कई बच्चों का बीच में से अगर कुछ टॉपिक छूटा है, ठीक है, तो वो भी ढंग से आपको क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनना। प्रांजल और क्या नाम, भूमिका, सॉरी, प्रांजल एंड भूमिका। प्रांजल बहुत सारा टॉपिक छूट गया है, तो आज इस वीडियो को अच्छे से सुनकर जो चीजें नहीं है वो उसको रिकॉल कर ले। ठीक है, रिकॉल कर लो अच्छे से, और जो डेरिवेशन है वो एक बार अपने हाथ से कर देखना है। ठीक है, समझ आ गई? तो क्यूपी क्या है हमारे पास, डेल्टा एच एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी के बराबर है। समझ में आई इतनी चीज? ये हमने एंथैल्पी लिख दिया। आगे आते हैं हम लोग, एंथैल्पी से ही कंटिन्यू करेंगे। H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। ठीक है, ये मैं इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। H इक्वल्स टू आपके पास क्या हो गया, U प्लस पी वी। H इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। इफ H इक्वल टू यू प्लस पी वी, तो डेल्टा H किसके बराबर हुआ, डेल्टा U प्लस डेल्टा बाहर लेना पड़ेगा, पी वी के बराबर हुआ। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P कांस्टेंट रख के डेल्टा V प्लस V कांस्टेंट रख के डेल्टा P। ठीक है, इफ एट कांस्टेंट, अगर एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात हो रही होगी तो आपके पास डेल्टा P की वैल्यू 0 होती है। तो डेल्टा H किसके बराबर हो गया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V के बराबर हो गया एट कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हम बात करेंगे, ठीक है जी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हमने बात करी तो डेल्टा V हमारे पास 0 हो गया, तो डेल्टा H किसके बराबर हो गया, डेल्टा U प्लस V डेल्टा P के बराबर हो गया है। समझ में आ गई इतनी चीजें? ठीक है जी, अब क्या है, ठीक है,
पीवी किसके बराबर होता है? एनआरटी के बराबर होता है। किसने बताया है? आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी के बराबर होगा। तो पी डेल्टा वी इक्वल्स टू मोल्स कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर बात कर रहे हो तो आर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, और डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी के चेंज इन गैसियस मोल्स, चेंज इन गैसियस मोल्स, ठीक है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी की जगह क्या हो गया? डेल्टा एन जी आर टी। तो एच इक्वल टू यू प्लस पीवी भी लगा सकते हैं, एनजीआरटी भी लगा सकते हैं। कब लगाएंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट कांस्टेंट पी एंड टी पर लगाएंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट था, चेंज नहीं लगाया हमने, प्रेशर कांस्टेंट था तभी वो वैल्यू खत्म हो गई। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी क्या है? चेंज इन द गैसियस मोल्स। कैसे निकालते हैं चेंज इन गैसियस मोल? सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक, सॉरी जो आपके पास समीशन होता है, समीशन करना है आपका, किसमें करना है आपका? जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं एक्चुअली में वो मोल हो जाते हैं। बैलेंस इक्वेशन गिवन होगी प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के, ठीक है जी, प्रोडक्ट के माइनस रिएक्टेंट के। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे या मैंने क्लास में कराया भी, आप नोट्स में एक बार अच्छे से देखना। डेल्टा एनजी कैसे निकलता है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप बोल सकते हो या फिर उसको, ठीक है, ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी कि मोल्स को करना है एक्चुअल में माइनस। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसलिए बोल रही हूँ, बैलेंस इक्वेशन होगी तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही मोल हो जाता है, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। आगे क्या है? आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हीट कैपेसिटी था। हीट कैपेसिटी क्या होती है? ठीक है, हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी होती क्या है? कितनी अमाउंट ऑफ हीट लगती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। किसी भी सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसे? हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी होता क्या है? फिर से सुनते हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज दी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से और 1 केल्विन से, जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो सी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि क्यू बाई टी। क्या हो गया आपके पास? क्यू बाई टी। समझ में आई? सी क्या हो गया? हीट कैपेसिटी यानी कि क्यू बाई टी, कितनी हीट लगती है। अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, जितना भी टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो सी क्या हुआ? डी क्यू बाय डी टी। क्लियर है? तो आप यूनिट्स देखो, क्यू की यूनिट्स क्या होती हैं? जूल में। क्या होता है? क्यू हीट है, हीट किस में आएगी? जूल। जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, कैलोरीज पर केल्विन, जूल पर डिग्री सेल्सियस, कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। आगे क्या है? नेक्स्ट है आपके पास मोलर हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या है आपके पास? मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? मोलर यानी कि सीएम की बात करते हैं। क्लियर है? मोलर हीट कैपेसिटी मीन सीएम, सीएम। क्लियर? मोलर हीट कैपेसिटी का मतलब होता है कितनी हीट लगती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने डिफाइन कर दिया कि 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से। 1 मोल सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा 1 डिग्री सेल्सियस से या फिर 1 केल्विन से, तो आप उसे बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। क्या बोलेंगे उसको? मोलर हीट कैपेसिटी मीन्स अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 mole of the substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin, that is a molar heat capacity. Molar heat capacity कैसे निकालते हैं? Cm equals to C by N. C is the heat capacity divided by N कर दिया। अब यूनिट क्या आ जाएगी उसकी? क्या थी? जूल पर केल्विन, केल्विन या कैलोरीज पर केल्विन, तो इसकी क्या हो गई? जूल पर केल्विन पर मोल, कैलोरीज पर केल्विन पर मोल।
कैलोरीज पर डिग्री सेल्सियस पर मोल। क्लियर? नेक्स्ट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नेक्स्ट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? किससे रिप्रेजेंट करेंगे? CS से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? CS से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन CS। CS क्या होता है? CM, मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आ गई? मोलर हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो गया। जो मोलर हीट कैपेसिटी थी CM क्या थी? C/N था। CM क्या था? C/N। अब नीचे अगर CM है आपके पास C/N, खुद सोचो N इंटू में मॉलिक्यूलर वेट कर दूं, मतलब N क्या था? मोल्स। मोल्स इंटू में मॉलिक्यूलर वेट कर दूं तो फॉर्मूला क्या होता है मोल का? मोल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है क्या है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मोल को आप मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या आ जाता है आपका? मास, यानी कि आप पर ग्राम के लिए डिफाइन कर रहे हो। ठीक है जी। तो डेफिनेशन सुनेंगे अच्छे से। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 डिग्री सेल्सियस से या 1 केल्विन से, तो कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, तो 1 ग्राम की अब बात हमने कर ली। देखो वहां पे CM मोलर हीट कैपेसिटी में पर मोल के लिए डिफाइन कर दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में पर ग्राम के लिए डिफाइन कर दिया। हीट कैपेसिटी यानी कि dQ/dt। क्लियर हुआ? तो ये थी हमारी हीट कैपेसिटी थी। अब यहां से देखिए C क्या था? dQ/dt था। अगर मैंने यहाँ पे बात करी C क्या था आपके पास? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर पर बात करेंगे तो dQ/dt एट कांस्टेंट प्रेशर आपके पास क्या होता है? dQ। QP अभी लास्ट में हमने किया, हीट किसके बराबर है? डेल्टा H के। तो CP क्या हुआ? डेल्टा H बाय डेल्टा T हो गया। ठीक है, तो डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होगा? CPDT। डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होगा? CPDT। क्लियर है इतनी बार? और एक था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हीट कैपेसिटी एट, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर बात करूंगी तो फिर क्या हो जाएगा? डेल Q बाय डेल्टा T। डेल Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी डेल Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्या है? डेल Q बाय डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा U बाय डेल dt। ठीक है, तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया? CVDT के। डेल्टा U किसके बराबर हो गया हमारे पास? CVDT के बराबर हो गया। क्लियर? अगर एक n की, अगर आपके पास मोल्स हो क्वेश्चन में तो इतने के लिए निकालना है तो डेल्टा H NCPDT हो जाएगा। उतने ही मोल के लिए बात कर देगा तो डेल्टा U NCVDT हो जाएगा। मतलब आप लिख लेना, अगर n मोल्स के लिए बोलेगा तो NCPDT, डेल्टा U NCVDT अगर n मोल्स के लिए बोलेगा। ठीक है, ये नहीं है कि वीडियो नहीं सुनेंगे क्योंकि भाई ये तो हमने पढ़ रखा है, चैप्टर तो खत्म हो गया। चैप्टर रिवाइज इसीलिए करा रही हूँ, जितनी बार वीडियो सुनोगे उतने कॉन्सेप्ट, उतने फॉर्मूले दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से पूरे के पूरे चैप्टर की रिकॉलिंग हो रही है। अगर चलो ठीक है, ये तो हमारी क्लास नहीं लग रही, अगर हमारी क्लास लगती भी तो मैंने एक दिन तो ये पूरा फॉर्मूला वैसे भी सोचा ही था कि पूरी क्लास में एक बार फॉर्मूला ही बता दूंगी, क्योंकि कई बच्चों के कुछ छूटे हुए हैं क्लासेस, एक दो बच्चे जब एब्सेंट थे उनकी क्लासेस छूटी हुई हैं, तो वो भी रिकॉल हो जाएगा और फॉर्मूला भी। तो आज मुझे यही कराना था कि आधी क्लास में मैं फॉर्मूला रिवाइज करा देती और उसके बाद क्वेश्चन के डाउट ले लेती। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो नहीं सुनेंगे ध्यान से, वीडियो ढंग से सुनोगे, दिमाग में चीजें बैठेंगी, तभी क्वेश्चन अच्छे से बनेगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, समझे? आगे देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी के बीच में हमने रिलेशनशिप डिराइव किया था। तो सीपी सीवी के बीच में रिलेशनशिप क्या आया था? सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या आया था? एनआर आया था। सीपी माइनस सीवी किसके बराबर आया था? एनआर के बराबर आया था। गामा क्या होता है? सीपी बाय सीवी होता है। गामा मीन्स पॉइजन्स रेशियो विच इज डिवाइड बाय सीपी एंड सीवी। गामा का मतलब क्या है? पॉइजन्स रेशियो। क्लियर? सीपी बाय सीवी। अब बात है सीवी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या सीपी बाय सीवी तो है, गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैंने आपको एक टेबल लिखवाया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम ध्यान से सुनेंगे।
डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिटेल में सर पढ़ाएंगे फिजिक्स में, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए टेबल भी करी थी। तो मोनो एटॉमिक के लिए ट्रांसलेशनल क्या था, 3 था, ठीक है, रोटेशनल और वाइब्रेशनल 0 थे, तो मोनो एटॉमिक के लिए वैल्यू क्या आ गई, 3/2 RT आ गई ना, 3/2 R आ गई, क्लियर है। ऐसे आपको मैंने पूरी टेबल लिखवा रखी है, मोनो एटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए, लीनियर के लिए, नॉन लीनियर के लिए। तो आप एक लिखवाया मैंने आपको इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल, एक लिखवाया एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल। एक्सक्लूडिंग वाइब्रेशनल आप जनरल करते हैं, वाइब्रेशंस को आपने तब काउंट करना है जब टेम्परेचर हायर डिग्री सेल्सियस होगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर क्वेश्चन बोल दे तो आपने इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल वैल्यू लिखनी है, ठीक है जी, समझ गए इतनी बात। तो आपकी इंक्लूडिंग वाइब्रेशनल के क्वेश्चंस मोस्टली नहीं दिखेंगे केमिस्ट्री में, क्योंकि वो फिजिक्स में आ जाते हैं जहां आपको वाइब्रेशंस को इंक्लूड करके डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको जो टेबल दिया था, आप सिंपल सी चीज याद रखेंगे, आपके पास वैल्यू कितनी है मोनोटॉमिक के लिए, 3 ट्रांजिशनल थी, रोटेशनल वाइब्रेशनल 0 थी, तो वैल्यू आ गई सीवी की 3/2 R। अगर वैल्यू सीवी की मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 R है, तो आप खुद बताओ सीपी क्या हो जाएगी, मोनो एटॉमिक के लिए 3, ट्रांसलेशनल रोटेशनल वाइब्रेशनल 0, तो वैल्यू आ गई 3/2 R, क्लियर। तो सीपी क्या आ जाएगा, सीवी प्लस आर, तो सीवी प्लस आर करोगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे, सीवी प्लस आर, सीवी प्लस आर कर लूंगी तो कितना हो जाएगा 5/2 R। तो गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी, यानी कि 5/3, कितना बन गया, 18, 1.67 के करीब बन गया। ऐसे करके आप डायटॉमिक के लिए और ट्राइटॉमिक के लिए वैल्यूज निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आ गई है, इतनी सारी चीजें डिटेल में करा रखा है, पूरा अच्छे से आपको रिवाइज करके बता दिया है, ठीक है जी, क्लियर है इतना, करें। अब हम टॉपिक शुरू करें, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। वर्क डन रिवर्सिबल में या उस तरह क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, डालिए वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा। अब ध्यान से देखो बेटा, पूरी डेरिवेशन तो नहीं लिख रही हूँ, अब दोबारा से रिजल्ट्स लिख रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए, और ऑरली बता रही हूँ, ठीक है, पूरा तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, रिवाइज ही तो कर रहे हैं ना, फॉर्मूले क्या है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कॉपी में खोलो, ध्यान से देखो, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर कांस्टेंट। अब मैं आपको रिवर्सिबल इरिवर्सिबल ही बताया हुआ है उससे पहले, रिवर्सिबल का मतलब क्या है, इरिवर्सिबल का मतलब क्या है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जहां आप रिवर्स बैक कर सकते हो, इनिशियल पॉइंट से वापस बैक आ सकते हो। तो मैंने आपको एक पहाड़ी वाला एक एग्जांपल देके बताया था, स्टेयर्स वाला, आप इस स्टेयर पे खड़े हो, आप इस स्टेयर पे खड़े हो, फिर इस स्टेयर पे खड़े हो, इस स्टेयर पे खड़े हो, आपको यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप किसी भी पॉइंट पे रिवर्स बैक कर सकते हो। मैंने बोला आप यहाँ खड़े हो, आप इधर आ जाओगे वापस, यहाँ खड़े हो आप रिवर्स बैक कर जाओगे, आगे भी जा सकते हो, यहाँ खड़े हो, मैंने बोला यहाँ आ जाओ, किसी भी पॉइंट पे, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे आप रिवर्स बैक कर सकते हो, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इरिवर्सिबल में मैंने आपको क्या बोला था, अच्छा रिवर्सिबल में एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। रिवर्सिबल में आपको मैंने क्या बोला था, इरिवर्सिबल में मैंने आपको क्या बोला था कि आप एक पहाड़ पे खड़े हो यहाँ और एक यहाँ, बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में खाई है, ठीक है, तो आपको जंप करना है, आपने इस पहाड़ से इस पहाड़ के ऊपर जंप कर लिया, लेकिन मैंने आपको बोला एक पॉइंट पे आके अब रुक जाइए बीच में, तो अब कहीं अगर कहीं बीच में गए तो बीच में खाई में ही जाओगे, किसी एक पॉइंट पे रिवर्स बैक तो नहीं कर सकते ना, मतलब दैट इज इरिवर्सिबल। आपने एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जंप कर दिया, लेकिन मैंने आपको बोला आप उसके मिड में कहीं रुक जाओ, तो आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते, तो उसका मतलब वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, एक्सटर्नल प्रेशर वहां पे कांस्टेंट होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ में आ गई तुम चीज। तो अब वहां पे हमने आपको पूरी डेरिवेशन भी कराई थी, उसके बाद कैसे कराई थी, उसके डिफरेंस भी लिखवाया था,
ठीक है। तो आपने मैंने आपको लिखवाया था W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है आपके पास, बताइए। इंटरनल प्रेशर होगा और प्लस माइनस डीपी होगा, यानी कि प्रेशर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा, दैट इज अ चेंज, यानी प्लस माइनस डीपी लिख दिया। क्लियर। तो आपने यहाँ पुट करोगे तो यहाँ क्या आ गया, एक्सटर्नल प्रेशर क्या था, माइनस है बाहर, पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी, और बाहर क्या आपके पास डीवी। तो डब्ल्यू क्या आ गया, माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी डीवी। डीपी और डीवी पहले ही छोटी छोटी चीजें हैं, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हटा दो। डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी इंटरनल डीवी हो गया। क्लियर है। इंटरनल गैस का इंटरनल प्रेशर किसका होता है, गैस का होता है। तो आप क्या लगा सकते हैं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। तो पी की जगह क्या लिखेंगे, एनआरटी बाय वी रखेंगे। एनआरटी बाय वी रखोगे, डीवी कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करेंगे, कहां से यहां तक करेंगे, एन कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करेंगे V1 से लेके V2 तक dV। क्लियर है। तो W क्या आ गया, माइनस एनआरटी 1/V dV। ठीक है, dV आया बाय V, 1/V dV क्या होता है, LNV। LN यानी कि नेचुरल लॉग। ठीक है, नेचुरल लॉग LNV, कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक। W इक्वल्स टू माइनस एनआरटी LN V2 बाय V1। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कब लगेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। एलन की जगह क्या लगाएंगे, 2.303 लॉग बेस 10 लगाना है। ठीक है, और 2.303 एनआरटी, एनआरटी लॉग बेस 10 V2 बाय V1। अब मैंने आपको गैस लॉज भी पढ़ाए थे क्लास में, क्या करवाया था, P1 V1 किसके बराबर, P2 V2 के बराबर। तो V1 बाय P2 किसके बराबर हो जाएगा, V2 बाय V1। तो V2 बाय V1 की जगह क्या लिख दिया है, माइनस 2.303 एनआरटी लॉग V2 बाय V1 की जगह क्या हो गया, P1 बाय P2। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कब लगेगा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही ये फॉर्मूला लगेगा। जब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, ध्यान से सुनना, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में ही लगाना है और कहीं पर भी नहीं लगाना है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर मैंने बात करी वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस में, अगर मैंने बात करी, ठीक है, किसमें बात कर रहे हैं हम लोग, इरिवर्सिबल में। किसमें बात कर रहे हैं बेटा जी, इरिवर्सिबल प्रोसेस में फॉर्म लगेगा। इरिवर्सिबल अगर कोई प्रोसेस आती है तो सिंपल वही फॉर्मूला लगाना है, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। क्या लगाना है आपको, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हो, बाकी सारी चीजों को तो आपको देखना पड़ेगा। वर्क डन इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या लगाएंगे, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब पता है क्या होता है, अब सुनो मेरी बात को, एक्सटर्नल प्रेशर है, डीवी है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। अब ऐसे क्वेश्चंस में कई बार देखा है ना, हमने क्वेश्चन करे भी हैं क्लास में, है रिवर्सिबल प्रोसेस, लगा दिया डब्ल्यूपी एक्सटर्नल डीवी। रिवर्सिबल आइसोथर्मल में ये वाला लगेगा, उसमें नहीं लगेगा। मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है, चलो एडियाबैटिक में ही करते हैं फिर बताते हैं, पहले एडियाबैटिक करते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, तो ये नोट करना ये वाला फॉर्मूला, और अपनी शीट में अच्छे से फॉर्मूले को दोबारा लिखते रहना। ठीक है, बस हम क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए हैं, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है जी, हाँ, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में बात करेंगे। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में मतलब क्या होता है, Q की वैल्यू क्या होती है, 0। क्या होता है, Q 0। तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया, Q प्लस W के बराबर हो गया। अगर Q 0 है तो डेल्टा U W के बराबर हो गया। अब ये तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से देखना, इतना पहले क्वेश्चन को लिखा करो, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू पे ही बता रही हूँ। तुम्हारी जो गलतियां होती है, क्या पहले क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखो, देखो कौन सी प्रोसेस है, क्वेश्चन का गिवन डाटा देखो, प्रोसेस देखो। तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गए, यहाँ पे Q 0 तो डेल्टा यू W। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेल्टा यू आएगा NCVDT।
अब W कई बार क्वेश्चन में दे देता है और कई बार नहीं देता है, ध्यान से सुनना, कई बार क्वेश्चन में दे देगा तो ऐसे ही लगाया, आपने क्वेश्चन किए भी हैं क्लास में, किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली वर्क डन की वैल्यू दे देगा, किसी में नहीं देगा। फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, W की जगह माइनस पी एक्सटर्नल डी भी लगाएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बता रही हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको चीजों को ध्यान रखना है। एंड मोल है क्वेश्चन में, सीवी की वैल्यू मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक के लिए ध्यान रखनी पड़ेगी। सीवी मैंने आपको निकलवा दिया 3/2R, अगले के लिए 5/2R है, फिर 3R है, ठीक है, समझ गए। ऐसे करके सीवी की वैल्यू आपने आपको टेबल लिखवा रखी है, यहाँ पुट करेंगे। dt क्या होगा, T2 माइनस T1, dv क्या होगा, V2 माइनस V1, एक्सटर्नल प्रेशर सॉल्व करना है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखना है, प्रोसेस देखनी है, फिर आपने इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसे ही करेंगे बार बार क्वेश्चन को, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखेंगे, आपके पास हमने ही कर लिया, W आपके पास आ गया, ठीक है, आपके पास W आ गया, NCV/dt, और क्या क्या चीजें बन सकती हैं, एक तो यही पॉइंट बता दिया मैंने, NCV T2 माइनस T1, इस तरह से वर्क डन भी आ सकता है, WNCV T2 माइनस T1। CP माइनस CV की वैल्यू किसके बराबर थी, R के बराबर थी, तो आप अगर इसको डिवाइड कर दोगे CV से तो क्या आ जाएगा, -1 इक्वल टू R बाय CV। तो गामा क्या होता है, CP माइनस CV इक्वल टू R, गामा क्या होता है, CP बाय CV, तो गामा -1 इक्वल टू R बाय CV। तो बेटा यहाँ से CV की वैल्यू निकाल लिया तो क्या बन गई, R अपॉन गामा -1। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। ये चीजें आपको याद ही, मतलब कंसेप्ट को रिलेट ही करना आपको ही आना चाहिए कि ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पुट करोगे तो W क्या बन जाएगा, NCV की जगह क्या लिखोगे, R, T2 माइनस T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय NR गामा -1, क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन में ऐसे कई बार वैल्यू दे भी रखी है, ठीक है, NR गामा -1 उधर क्या हो गया, T2 माइनस T1। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे P1 V1 किसके बराबर होता है, PV इक्वल्स टू NR/T1, P2 V2 किसके बराबर होता है, NR/T2 के बराबर होता है। तो आपके पास W क्या हुआ, NR/T2 यानी कि P2 V2 माइनस NR/T1 किसके बराबर, P1 V1 डिवाइडेड बाय गामा -1। क्वेश्चन को ध्यान से देखना किस तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि PYQs में भी ऐसे है। क्लियर है जी। आपको एडियाबेटिक, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही मैंने आपको इक्वेशंस डिराइव कराई है। यहाँ पे मुझे डेरिवेशंस पार्ट में मैं दोबारा तो नहीं आ रही हूँ क्योंकि वो आपको करा चुकी हूँ, बस रिवीजन के लिए आपको बता रही हूँ। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में आपने और क्या क्या डिराइव किया था, ये किया था पीवी गामा की वैल्यू कांस्टेंट होती है। पीवी गामा क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है। वो सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही लगेगा, कभी कहीं और लगाएं, सिर्फ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में ही लगाना है। पीवी गामा क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट। पीवी गामा कांस्टेंट, मतलब P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। क्लियर, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा -1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा -1 कांस्टेंट, टी गामा P1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्लियर, पीवी गामा कांस्टेंट, टीवी गामा -1 कांस्टेंट, टी गामा P1 माइनस गामा। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन को कई बार गिवन डाटा नहीं होगा तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है। यहां तक की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको रिवाइज करा दिया। क्लियर, अब मैं आ रही हूँ इसी के क्वेश्चन पार्ट पे, PYQ कराती हूँ, ठीक है। फिर वही बात, वीडियो को क्वेश्चन नोट डाउन करूंगी, आप कॉपी में लिखोगे, अपनी फेयर कॉपी में जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। अब पहले तो जितना यहाँ तक पढ़ाया सारा का सारा रिवाइज करना, सारे फॉर्मूले टिप्स में आना चाहिए, टेस्ट के लिए ढंग से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन जो मैं नोट कर रही हूँ वो आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर रहोगे, रफ में सॉल्व करना, फिर उसके बाद तरीके से नोट डाउन करना फेयर में। क्लियर, और सेकंड थिंग इज जो भी आपके डाउट्स वाउट्स हैं, जैसे जो भी है आपके मुश्किल से क्वेश्चन मुझे दिखेंगे वो मैं आपको सारे यहाँ कराती जाऊंगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से सारे क्वेश्चन को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, फेयर में ही, ठीक है। PYQ करा रही हूँ, पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिवाइज करा दिया, कल पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिवाइज करा के
फिर आगे क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो मेरी तरफ से रिवीजन भी हो गई इस तरह की यहाँ पे, ठीक है। प्रांजल आपके लिए, क्योंकि आपका बहुत सारा छूटा हुआ, तो ध्यान से, यहाँ तक मैंने आपको, यहाँ तक मुझे याद नहीं है कि आपने कहाँ तक करा, बट ये देखो यहाँ तक की चीजें तो मैंने बहुत सारी डिराइव करा दी, एक बार उसको अच्छे से गो थ्रू करना, ठीक है। और ये जो इनकी मैंने डेरिवेशंस अभी नहीं कराई है ना, क्योंकि वो बहुत लंबा लेक्चर, लाइक 2 घंटे ही हमने पूरी क्लास में 3 डिराइव किए थे, और भी चीजें 2-3 डेरिवेशन में बहुत टाइम लग जाएगा, और ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो एक बार ही कॉपी उठाकर उसको देखना हमने डिराइव किया कैसा है। केमिस्ट्री नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है, वही चीजें यहाँ करिए, वही चीजें यूज अप हो रही है। तो ध्यान से एक बार प्रांजल देखना, और ये बाकी फॉर्मूला फाइनल रिजल्ट तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है। हमारे क्वेश्चंस में ये चीजें यूज अप होएंगी, तो उसको एक बार पूरा गो थ्रू जरूर करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन लगाना है आपने। चलिए क्वेश्चन लिखी हूँ, 1 सेकंड दो। एक सेकंड। ठीक है बेटा, सुनो मेरी बात। जो क्वेश्चन, जहां तक तो मैंने आपको वैसे सारे फॉर्मूले रिवाइज करा दिए। क्वेश्चन देखो, जेई मेन फेयर में लिखेंगे, जेई मेन 2025 अभी का क्वेश्चन है, 3 अप्रैल का अभी का क्वेश्चन है, बिल्कुल रिसेंट, इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है जी। देखो इधर क्वेश्चन क्या है, ए परफेक्ट गैस, ए परफेक्ट गैस 0.1 mole having CV equals to 1.50 R independent of temperature undergoes the above transformation from point 1 to point 4, from point 1 to point 4, if each step is reversible, the total work done while from point 1 to point 4, going from point 1 to point 4 is, माइनस में साइन लगा, वैल्यू जूल्स में निकालनी है, नियरेस्ट इंटीजर निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है जी। और ग्राफ प्लॉट करना है आपने,
क्वेश्चन में दिया है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, इस तरह से फिगर है 1 2 3 4, 3 ATM, 1 ATM, 1000, 2000 सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू है, प्रेशर दिया है एटीएम में। ठीक है, आपको क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को ट्राई करो, वेट कर रही हूं मैं। ठीक है जी, फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करके देखो कि क्वेश्चन में दिया क्या है। करिए बेटा। ठीक है, हो गया। वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई एम वेटिंग, आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो सुनो, इस क्वेश्चन को निकालते कैसे हैं। अगर आप जा रहे हैं पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, यानी वर्क डन की मैं बात करूं, वर्क डन जा रहा है 1 से 2 में, बात करा 1 से 2 में जाएंगे तो आपके पास क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वर्क डन यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट, यानी कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन क्या हो गया आपके पास, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, डीवी इक्वल्स टू 0, डीवी 0 तो वर्क डन क्या हो गया आपके पास 0, यानी डब्ल्यू 1 से 2 में क्या आ गया, 1 से 2 के अंदर जाने में वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई। क्लियर है? ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है जी। सिमिलरली अगर आपने बात करेंगे सेकंड से थर्ड में जाने में, सेकंड से थर्ड जा रहे हो तो आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता है आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट। तो एक्सटर्नल डीवी, वॉल्यूम में कहां से कहां चेंज आ रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 0.3 से 0.2 पे में जाएंगे। एक्सटर्नल प्रेशर कितना दे रखा है, 3 एटीएम, तो -3 यूनिट को देखो 3 एटीएम लिखा, V2 माइनस V1 करेंगे, फाइनल V2 माइनस V1 करेंगे। V2 कौन सा पॉइंट आएगा, मतलब V2 मतलब V3 माइनस V2, ये V2 क्या हुआ एक तरीके से V3, और ये क्या हुआ V1 एक तरीके से V2 हो गया, आपके V3 माइनस V2 हो गया। क्लियर? तो -3 एटीएम, वॉल्यूम थर्ड का कितना है, 3 का कितना है, 2000 माइनस 1000। ठीक है, 2000 माइनस 1000, 2000 माइनस 1000 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि -3 एटीएम इंटू में 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, माइनस यानी कि कितना आया, वर्क डन फ्रॉम सेकेंड टू 3 इज इक्वल्स टू -3000 एटीएम सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या था, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आपको जूल्स में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में लेके जाओगे तो डिवाइड बाय 1000 करोगे, तो -3000 डिवाइडेड बाय 1000 एटीएम लीटर में आ गया, लीटर एटीएम में आ गया, कट गया। तो माइनस कितना आ गया, 3 लीटर एटीएम। 1 लीटर एटीएम कितना होता है, 101.3 जूल्स होता है, जूल्स होता है ना, कितना आ जाएगा, 303.9 जूल आ जाएगा, -303.9 जूल आ जाएगा। आप खुद से देखो आपका आ रहा है क्या, इतना 303.9 जूल आ गया। क्लियर है? सेकंड से थर्ड में गए तो अब आपने बात करेंगे फ्रॉम थर्ड टू फोर्थ में बात करेंगे, पॉइंट 1 से पॉइंट 4 का ही वर्क डन क्वेश्चन में कैलकुलेट करना। तो 3 से 4 में हमने बात करा तो क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, और वो तो ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। थर्ड से फोर्थ में वॉल्यूम फिर से कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो फिर से वही पहले वाला काम हो गया, यानी W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल आपके पास हो गया, डीवी वॉल्यूम कांस्टेंट, डीवी किसके बराबर 0, तो माइनस पी एक्सटर्नल कितना है, एक्सटर्नल सॉरी 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 एक्सटर्नल प्रेशर देने की जरूरत ही क्या है, सॉरी, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0, वर्क डन 0 हो गया, तो आपके पास W की वैल्यू 3 से 4 में क्या हो गया, 0, 3 से 4 में आपके पास 0 आ गई, यहाँ पे -303.9 आ गया, और यहाँ पे पहले में कितना आया था, 0। तो टोटल वर्क डन आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, टोटल
वर्क डन कितना हो जाएगा आपके पास, दोनों जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आ गया आपके पास -303.9। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था माइनस लगा ही हुआ आगे, इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या आएगा 304 जूल्स में आ गया आपके पास आंसर। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन आपको ऐसे अटेम्प्ट करना। एक क्वेश्चन और करा रही हूं, ठीक है? क्लियर? ये आप नोट डाउन करना है आंसर। JEE Mains 2024 6th April मॉर्निंग शिफ्ट, ठीक है? एंड आइडियल गैस CV equals to 5/2R expanded adiabatically against a constant pressure of 1 atm until it doubles in volume if the initial temperature and pressure is 298 Kelvin and 5 atm respectively, then the final temperature is dash। क्लियर है? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को आराम से बैठकर सॉल्व करो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो रहा है, आप PYQ खोल कर देखना, ठीक है? देखेंगे इधर क्वेश्चन में क्या लिखा है, आइडियल गैस है, CV की वैल्यू 5/2R है, एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली, प्रेशर कांस्टेंट है अंटिल इट डबल्स द वॉल्यूम। क्लियर? एडियाबेटिक का मतलब Q आपकी जीरो हो जाती है, अगर Q आपके पास जीरो तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया, Q प्लस W के। तो डेल्टा U किसके बराबर हो गया, W के। डेल्टा U क्या होता है, NCV dt, W क्या होता है माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर dV होगा। आपने क्वेश्चन बोला CV की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5/2R दे रखा है, dt दैट इज क्या हो जाएगा आपको T2 माइनस T1 हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन में बोला है ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm। प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आपके पास, एक्सटर्नल प्रेशर कितना है आपके पास 1 atm है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, V2 माइनस V1 निकालेंगे।
इट अंटिल इट डबल्स दी वॉल्यूम, यानी कि V2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ V1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार सारी चीजों को नोट डाउन करते हैं, क्या है क्या नहीं है, क्लियर। तो 5/2 R T2 minus T1 298 Kelvin temperature equals to -1 atm V2 2V1 minus V1 5/2 R T2 298 equals to माइनस वॉल्यूम कितने V1 है, ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं दे रखा, हम लीटर में मान लेते हैं, लीटर एटीएम में चलता रहेगा, तो V1 लीटर एटीएम में ही चलता रहता है सब कुछ। ठीक है, ध्यान रखना R की वैल्यू 0.0821 लेनी पड़ेगी। ठीक है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है ना, तभी बोल रहे हो बेटा। आपको निकालना, आपके पास क्या है, फाइनल टेम्परेचर निकालना, आपके पास तो V1 की वैल्यू भी नहीं है बेटा, V1 भी निकालना पड़ेगा। P1 V1 इक्वल्स टू T1 होता है आइडियल से, वॉल्यूम V1 निकालना है, आपके पास क्या हो गया, nRT1 बाय P1, मोल्स 1, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, समझ गए, प्रेशर कितना है, 5 atm 5 atm। आप इसको एक बारी मैं कैलकुलेट करके देखती हूँ कितना बनता है। जीरो पॉइंट 0821 298 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा यहां से, वैसे तो मैं R ऐसे कैसे कर देती, R की वैल्यू कट जाती, ऐसे ही कर लेते हैं बेटा, 5/2 इंटू 0.0821 T2 माइनस 298। आप कैलकुलेशन को आसान ना कर दें, माइनस माइनस में V1 की जगह लगा दो 0.0821 इंटू 295, 0.0821 से कट गया ना। अब इधर ले आओ, अब सॉल्व करो बेटा, इंटू 2 ले जाती हूँ ऊपर, T2 माइनस 298 इक्वल्स टू क्या हुआ यहाँ पे, -298 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, तो 298 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ गया, 23.84। T2 माइनस 298, T2 कितना हो गया, -23.84 प्लस 298। ठीक है, कितना था बेटा, 298 274.16 आ रहा है आपके पास, कितना आ रहा है, 274.16 केल्विन में। क्लियर, आप करके देखो, और आपसे पास क्वेश्चन में लेट मी चेक कि नियरेस्ट इंटीजर है या नहीं है, क्वेश्चन में नियरेस्ट इंटीजर ही पूछा है, यहाँ लिख लेना नियरेस्ट इंटीजर। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर ही पूछा है, तो कितना आ गया, 274 केल्विन ही आ गया, 274.16 का 274 केल्विन ही आ जाएगा। क्लियर है, तो यही आपका 2 क्वेश्चंस मैंने करा दिए, चैप्टर को यहाँ तक रिवाइज करा दिया, आप करके देखना। ज्यादातर मैंने एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन इसलिए कराए क्योंकि आप लोग सॉल्व नहीं करते हो, यही रीजन है। ठीक है, तो कल पहले सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पॉन्टेनिटी, ये सारा डिस्कस करेंगे और इसी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तब तक आप एन अवस्थी और पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व करोगे। ओके, कौन जा रहा है? अरे 10:15 बजे शुरू किया था, 11:15 छोड़ेगा, शुरू 10:15 किया, 1 घंटा।